दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है केनेथ एंडरसन की बुक मैन ईटर्स एंड जंगल किलर्स और उसकी नई स्टोरी है द ग्रेट पैंथर ऑफ मुदिया नूर। पिछली कहानियां प्लेलिस्ट में है। अब ये नई कहानी शुरू करते हैं। अब मुदिया नूर एक छोटे से गांव का नाम था, सुंदर गांव, जो कि बना था दक्षिण पूर्वी हिस्से में उस वैली के, जो वैली बनी थी मोयार नदी के कारण। अब अगर इस परेशानी की बात छोड़ दें जिसके बारे में हम इस कहानी में बात करने वाले हैं, तो ये वैली एक हैप्पी वैली थी। यहाँ उपजाऊ भूमि थी, बारिश भी पर्याप्त मात्रा में होती थी, मौसम भी बहुत बढ़िया था। और बढ़िया क्या बोले, दिन में ठंडी हवा और रात में तो अच्छी खासी ठंड होती थी। मुदियानूर के ज्यादातर निवासी किसान थे, कुछ चरवाहे भी थे, और ये चरवाहे अपने जानवर इस उपजाऊ भूमि यानी कि वैली में ही चराते थे। जहां देखो वहां जानवर चरते हुए नजर आते थे। ये जानवर जो दूध देते थे उससे घी बनाया जाता था, और घी पूरे भारत में इस्तेमाल किया जाता है। अब जो कैरोसिन के टिन होते थे उनमें घी भर के बैलगाड़ी में, जो बैलगाड़ी का ट्रैक था उससे पहाड़ी पर भेजा जाता था। जो रास्ता जाता था मैसूर से सत्यमंगलम की तरफ, वहां पर एक छोटा सा गांव था, उसका नाम था डिम्बम। यहाँ पे बैलगाड़ी की बैलगाड़ी भरी जाती थी, और डिम्बम से तो कई बार ट्रक के ट्रक भरे जाते थे, जो कि लेके जाते थे घी मार्केट में बेचने के लिए। मैसूर सत्यमंगलम में तो घी का अच्छा मार्केट था ही। एक और जगह थी जहां बहुत अच्छा मार्केट था घी का, और उस जगह का नाम था गोबी चेट्टी पालयम। कुल मिला के बोला जाए तो इस घाटी या फिर मुदियानूर गांव के निवासी संपन्न थे। बाहरी लोग बहुत कम आते थे, क्योंकि मोटरेबल रोड यहाँ पर थी नहीं, बैलगाड़ी से आना पड़ता था। तो जिसे आना होता था वही आता था। अब ऐसा नहीं था कि कभी कोई समस्या थी नहीं। जब पशु चरते थे तो कभी कभी कोई टाइगर आ जाता था और पशु को मार देता था, कभी पैंथर आ जाता था, कभी कभी किसानों के उपजाऊ खेतों में हाथी आ जाते थे, उनकी फसल चौपट कर देते थे, खेत रौंद देते थे। कभी जंगली सुअर भी आते थे, डियर भी आते थे, फसलों को नुकसान पहुंचाते थे। लेकिन यहाँ के निवासियों का यही कहना था, होता है, चलता है, दुनिया है। अब जिस ग्रेट पैंथर के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम ग्रेट पैंथर इसलिए पड़ा कि उसका साइज बहुत बड़ा था, और लोग ये आशंका जताते थे कि ये बड़ा लेपर्ड या तो नीलगिरी के पहाड़ यानी कि ब्लू माउंटेन से आया है, या आया है अनाई केट्टी या सेगूर से। अब जब वो इस इलाके में आया और उसने अपनी कार्यवाही शुरू की, तो क्योंकि उसका साइज बड़ा था तो उसका काम करने का स्टाइल भी टाइगर की तरह ही था। वो जानवरों को गला चौक करके नहीं मारता था, गर्दन तोड़ के मारता था। शुरू में तो यहाँ के निवासियों को यही डाउट हुआ कि इनके इलाके में आ गया है कोई टाइगर। अब ये लेपर्ड बहुत डेयरिंग हो गया था। इसने कई गायों पर अटैक किया, और उनमें से एक गाय थी मेरे दोस्त हुई हेलस्ट्रॉम की, जिसके बारे में हम दूसरी कहानी में चर्चा कर चुके हैं। उसके फार्म का नाम था मोयार वैली रैंच। बहुत ही शानदार फार्म था, और उसका मालिक भी था बहुत ही शानदार, बहुत ही इंटेलिजेंट इंजीनियर था वो। बहुत सारे आइडियाज उसके दिमाग में आते थे, फौरन आते थे। किसी भी चीज की वैल्यू का आकलन करते हुए उसके दिमाग में आइडियाज आते थे, और इस बात को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे इन्वेंशंस कर लिए थे ह्यूई ने। और ह्यूई था पैदाइशी शिकारी। ह्यूई जानवरों से बहुत प्यार करता था, हालांकि वो अपनी बंदूक से भी बहुत प्यार करता था। और जब बंदूक उसके हाथ में होती थी तो ह्यूई बहुत खुश होता था। तो वो मैकेनिकल इंजीनियर की जो बहुत जीनियस था, जिसके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज आते थे, और जिसे प्यार था प्रकृति से, जानवरों से,
उसके दिमाग की उपज था मोयार वैली रैंच। तो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति की वजह से घने जंगल के अंदर हुई बना पाया था मोयार वैली रैंच। अब अपना फार्म हाउस बनाने के लिए ह्यूई को बहुत सारे जंगल काटने पड़े थे, लेकिन जैसे कि उसके दिमाग में आइडियाज आते थे, उसने उन कटे हुए पेड़ों से चारकोल बनाया, ट्रक पे लदवाया और दूर दराज के इलाकों में अच्छे पैसों में बेचा। अब जो लॉरियां गई चारकोल लेके, तो वो खाली नहीं आई। सीमेंट, ईंट और दुनिया भर का कंस्ट्रक्शन का सामान लेके आई, यानी कि आम के आम, गुठलियों के दाम। उसने बाहर से कारपेंटर बुलाए और आइडिया और डायरेक्शन था ह्यूई का, और बहुत ही शानदार फर्नीचर और इमारतें बनी। आधुनिक इमारतें बिना किसी समय के तैयार हो गई। हवा से बिजली बनती थी और उससे मोयार वैली रेंच में लाइट थी, रोशनी से जगमगाता था। उसने फ्रिज भी रखा हुआ था और जितनी आधुनिक सुविधाएं थी सब उपलब्ध थी हुई के यहाँ, क्योंकि उसके यहाँ थी जंगल में बिजली। आधुनिक उपकरण मंगाए, मशीनरी मंगाई और देखते ही देखते मोयार वैली रेंच जाना माना फार्म बन गया। ह्यूई के बहुत सारे बिजनेस थे, ह्यूई के पास बहुत सारा पैसा था। ह्यूई अक्सर विदेश जाता था। कभी जाता था कुछ हफ्तों के लिए और कभी कभी जाता था महीनों के लिए। अब ये जिस कहानी के बारे में हम बात कर रहे हैं, ह्यूई महीनों के लिए विदेश गया था। लेकिन मेरा दोस्त था, उसने मुझसे कहा था, जब मर्जी तब आओ, मेरे फार्म हाउस में रहो, जब तक दिल करे तब तक रहो। और हाँ दोस्त, मेरे पालतू पशुओं का भी ध्यान रखना, उन पर निगाह रखना। तो जब केनेथ एंडरसन के पास लेटर आया हुई के केयर टेकर का, जिसका कि नाम था वर्गीस, लेटर में लिखा था एक शानदार अल्सेशन था, उसे मार दिया है एक बहुत बड़े लेपर्ड ने। तब इसका तो कुछ ना कुछ इलाज करना था, क्योंकि हुई ने कहा था मेरे जानवरों का ख्याल रखना। उस टाइम पर केनेथ एंडरसन के पास अपने ऑफिस में बहुत ही ज्यादा जरूरी काम था। ऐसा काम था कि 15 दिन तक ये ऑफिस से हिल भी नहीं सकते थे। अब जो वर्गीज ने लेटर भेजा था वो भी नॉर्मल पोस्ट से भेजा था और उसको आते आते 6 दिन लग गए थे। लेकिन मेरा बेटा डोनाल्ड बोला कि मैं देख लेता हूं इस लेपर्ड को, और मैंने कहा यह अच्छी बात है, मैं बिजी हूं, तुम चले जाओ। अब मेरी स्टड बेकर कार का एक्सल टूट गया था 1 महीने पहले। बॉम्बे से सामान मंगाया था, अभी तक सामान आया नहीं था, गाड़ी खड़ी थी। तो डोनाल्ड अपने दोस्त के घर गया कार उधार मांगने के लिए। तो स्टोरी के इस हिस्से में मैं जरूरी समझता हूं कि आगे की घटना आपको मैं ना बताऊं, डोनाल्ड खुद बताए, क्योंकि सुनी सुनाई बात मैं आपको क्यों बताऊं, जबकि आंखों देखी तो डोनाल्ड की है। अब यहां पर डोनाल्ड एंडरसन लिखते हैं कि जब डैड ने मुझसे कहा कि तुम चले जाओ मोयार वैली रेंच, तो मेरे सामने सबसे पहली चुनौती जो थी कि कैसे कार का इंतजाम किया जाए। तो मैंने सोचा कि मेरा एक खास दोस्त है रुस्तम दूध वाला, जो कि मेरे साथ स्कूल में पढ़ता था, उसके पास 3-4 कार थी। मैंने सोचा उससे कार उधार ली जाए। तो थोड़ी सी धंधे की बात लाके मैंने उसे इस डील में इंटरेस्टेड बना लिया। अब मुझे केवल 4 घंटे का टाइम लगा इस ट्रिप पर जाने के लिए, जरूरी साजो सामान इकट्ठा करने में। अब मेरे पिताजी का एक लकी चार्म है, जो कि उनके जंगल मैन दोस्त बुधिया ने उन्हें दिया था। इसके बारे में पिताजी ज्यादा बात नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि लोग उन पर हंसेंगे। लेकिन वो टाइगर चार्म मैं लेके जाना चाहता था। अब ये टाइगर चार्म एक बांस के अंदर लिपटा हुआ था और उसके ऊपर लपेटे गए थे हाथी के पूंछ के बाल। इसके अंदर क्या था मुझे नहीं मालूम, लेकिन इसको अपने गले में पहना जा सकता था। हालांकि मेरे पिताजी जब टाइगर के शिकार पर जाते थे तो उसे अपनी पॉकेट में रखते थे। जाने के पहले मैंने सोचा कि अपने साथ अपना एक दोस्त भी ले चलूं, जिसका कि नाम था सेड्रिक बोन, जो कि बहुत ही मजबूत इंसान था, बहुत बढ़िया शिकारी था, बहुत बढ़िया फोटोग्राफर था।
और विपरीत परिस्थितियों का सामना करने में डरता नहीं था। अब सेड्रिक चलने के लिए राजी हो गया तो हम तीनों लोग चल पड़े मुदिया नूर की तरफ। मैंने अपने साथ कैरी की थी .423 माउजर, जो कि बहुत ही अच्छा हथियार है डैड के .405 विंचेस्टर के कंपैरिजन में। मैंने डैड को कई बार बोला था कि बंदूक चेंज कर लीजिए, लेकिन दूसरे ओल्ड फैशन लोगों की तरह वो भी पुरानी चीजों को छोड़ते नहीं थे। साथ में मैंने रख ली थी .3006 स्प्रिंगफील्ड, डियर मारने के लिए कि भूख लगेगी तो डियर खा लूंगा। अब डोनाल्ड एंडरसन बोलते हैं कि मेरे बूढ़े आदमी यानी मेरे पिताजी मुझे बोलते थे कि डियर मत मारा करो, और मैं ऐसे शो करता था जैसे मैं उनकी बातें सुन रहा हूं, मान भी रहा हूं। लेकिन तभी जब वो मेरे साथ होते थे, अगर मैं अकेले जाता था तो फिर मैं डियर मारता था। आखिरी के 17 माइल्स मुदियानूर पहुंचने के लिए रास्ता बहुत खराब था, बहुत ज्यादा खराब था, और हमें 8 घंटे लग गए मुदियानूर पहुंचने में। वर्गीस ने एक मुस्कुराहट के साथ मेरा स्वागत किया। हालांकि मैं जानता था वो अंदर से दुखी है, इस बात के लिए दुखी कि मेरे पिताजी कैनेथ एंडरसन मेरे साथ नहीं आए, क्योंकि वर्गीस को पता था बाप बाप होता है। अब डोनाल्ड बोलते हैं यही एक समस्या है कि जो बड़े बूढ़े होते हैं वो यंग मैन की इज्जत नहीं करते, उन्हें लापरवाह मानते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि आज वो बड़े बूढ़े हैं, लेकिन सास भी कभी बहू थी, यानी कि बड़े बूढ़े भी कभी यंग मैन ही थे। बाद में वर्गीस ने बताया कि ये जो बड़ा पैंथर है गांव के ही पशु नहीं मार रहा था, उसने मिस्टर हेलस्ट्रॉम की गाय भी मारी थी। अब इमीडिएटली जरूरत थी एक बछड़ा खरीदने की, और इस काम के लिए आगे आया रुस्तम। अब मैं थोड़ा आपको रुस्तम के बारे में बता दूं। वो 22 साल का नौजवान था, पारसी था, पारसी जो कम तादाद में भारत में पाए जाते हैं। रुस्तम के पास बॉम्बे में बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, इतनी प्रॉपर्टी कि वो अपनी एक दिन की इनकम में मुझे कई बार खरीद सकता था। रुस्तम के पिताजी बहुत ही शातिर बिजनेसमैन थे। जितना किराया उसे प्रॉपर्टी से आता था उससे कहीं ज्यादा उसके पिताजी बिजनेस से कमाते थे। रुस्तम के पिताजी मजेदार इंसान थे, अच्छे स्वभाव के थे। रुस्तम को यहां वहां जाने देते थे, लेकिन कभी कभी वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते थे जब रुस्तम जाना चाहता था शिकार के लिए। तो जब मुझे रुस्तम के साथ शिकार पर जाना होता था तो मैं अपने पिताजी से बोलता था कि रुस्तम के पिताजी के पास चलो, थोड़ी गप्पे हाँको। जब दोनों ओल्ड मैन बैठ के गप्पे हाँकते थे तो ये तय हो जाता था कि रुस्तम को जंगल जाने की परमिशन मिल जाएगी। तो अब वापस स्टोरी पे आते हैं। मैं आपको बता रहा था कि रुस्तम की ड्यूटी मैंने लगाई बछड़े खरीदने के लिए। थोड़ी ही देर में रुस्तम 4 बछड़े खरीद लाया। उन बछड़ों को हमने बांधा उन जगहों पर जहां जहां पर लेपर्ड ने शिकार किए थे। पहला बछड़ा हमने बांधा मिस्टर हेलस्ट्रॉम का, जो ये फार्म था मोयार वैली रेंच, वो जिस तरफ फॉरेस्ट से मिलता था जहां उसकी बाउंड्री थी वहां पर। दूसरा बछड़ा हमने बांधा एक झील के पास में जो 1/4 मील की दूरी पर थी, और यहां पर बहुत सारे बांस के झुरमुट भी थे। एक बछड़ा हमने बांधा मुदियानूर गांव के किनारे की तरफ, और एक बांधा वो जो बैलगाड़ी का रास्ता था उसके पास में। अब मेरे पिताजी जब बेट बांधते थे उसके पहले ही उसके पास में मचान बनवा देते थे। लेकिन मिस्टर वर्गीस ने मुझसे कहा कि मिस्टर हेलस्ट्रॉम की कुर्सी रखी हुई है, जो मचान वाली कुर्सी जो उन्होंने एक बार कैनेथ एंडरसन को भी उधार दी थी, उसका इस्तेमाल करने के लिए। तो मैंने डिसाइड किया कि जब लेपर्ड बेट को मार देगा तब मैं उसका मचान बनवा लूंगा। अब हमने उन बछड़ों के पिछले पैरों पर रस्सी बांधी थी और उसके बाद मजबूत खूंटे से उन्हें बांध दिया था, क्योंकि अगर बैल के गले में रस्सी बंधी हो तो कई बार टाइगर और लेपर्ड उसे मारते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें समझ में आ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। क्योंकि जब वो गर्दन पकड़ते हैं रस्सी बीच में आ जाती है और वो समझ जाते हैं कि मामला गड़बड़ है। ये तो किसी इंसान की हरकत लगती है।
आखिरी मोमेंट पर वर्गीस ने हमें बताया कि टाइगर 2 दिन से फार्म हाउस के आसपास से बोल रहा है। तो फिर जो फार्म हाउस के पास में जो बेट हमने बांधी थी, उसका पैर हमने रस्सी से नहीं बांधा, चेन से बांधा, जिससे भैंसें बांधी जाती, क्योंकि मामला टाइगर का था। लेकिन चेन और ज्यादा थी नहीं, तो बाकी की जो बेट बांधी थी उन्हें रस्सी से ही बांधा, केवल पास वाली को बांधा चेन से। अब उस बेट को चेन से बांधने के बाद ये लोग चैन से वापस लौट गए, आराम करने लगे। लेकिन रुस्तम चाहता था कि वो रात को जंगली सुअरों का शिकार करे, मुदियानूर गांव के पास। लेकिन मैंने उसे ऐसा करने से रोक दिया, क्योंकि बंदूक की आवाज पैंथर को अलर्ट कर देती। अगले दिन सुबह हमने चेक किया, चारों की चारों बेट सुरक्षित थीं। हम उदास थे, रुस्तम कुछ ज्यादा ही उदास था। लेकिन जैसा मुझे पिताजी ने सिखाया था कि शिकार बहुत ही धैर्य का काम है, तो मैंने रुस्तम को समझाया कि अगले 1-2 दिनों तक कुछ उम्मीद रखो मत कि कुछ होने वाला है। 3 दिन के बाद बड़े लेपर्ड ने उस बैल को मार दिया जो कि बंगलों के पास में बंधा हुआ था। टाइगर ने भी उसी दिन दूसरे बैल को मार दिया जो कि लेक के किनारे बांस के झुरमुट के पास बंधा था। अब मेरे सामने एक प्रॉब्लम आ गई। मैंने कहा, लेपर्ड को कौन मारे, टाइगर को मारते हैं। लेकिन रुस्तम ने मुझे याद दिलाया कि याद रखो, तुम यहां शिकार करने नहीं आए हो, उस लेपर्ड को मारने आए हो जिसने मिस्टर हेलस्टॉर्म के पशुओं को मारा है। अब मैंने सोचा, अगर मेरे डैड यानी कि केनेथ एंडरसन यहाँ पे होते तो वो भी यही बोलते कि पैंथर को मारो। तो मैंने मन मार के पैंथर को मारने का डिसीजन लिया। हालांकि मेरा मन बार बार टाइगर को मारने का कर रहा था। मैंने फिर ट्राई किया, रुस्तम टाइगर को मारे क्या। लेकिन वो एक शातिर बिजनेसमैन का शातिर लड़का था। उसने पुराने आर्गुमेंट को दोबारा दोहरा दिया। और जब मैंने देखा कि मैं इस अमीर आदमी के सामने टिकूंगा नहीं, कॉर्नर्ड हो गया हूं, तो मैंने टाइगर को मारने का आइडिया अपने मन में ही मार लिया और मैं बैठ गया पैंथर को मारने के लिए। अब रुस्तम बोला, एक काम करो, तुम पैंथर मारो, मैं टाइगर मारूं, क्योंकि जिम्मेदारी तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें सौंपी। मैं समझ गया कि इस बिजनेसमैन के दिमाग में शुरू से यही चल रहा था। रुस्तम चला गया टाइगर को मारने के लिए, मैं आया पैंथर को मारने के लिए। सेड्रिक मेरे साथ आया, क्योंकि उसे लग रहा था पैंथर को देखने का, वो भी नजदीक से देखने का चांस डोनाल्ड के साथ ही है। क्योंकि सेड्रिक जानता था कि रुस्तम डोनाल्ड के जैसा शिकारी नहीं है, वो पक्का आवाज कर देगा। टाइगर आएगा जरूर, लेकिन मरने के पहले ही भाग जाएगा, दिखेगा भी नहीं। तो मैंने मिस्टर हेल स्टॉर्म का वो रेडीमेड मचान ले लिया, एक पेड़ पे लगवा दिया, और रुस्तम अपने साथ गांव वालों को ले गया और उसने एक नया मचान बनवाया जहां पर टाइगर ने बैल को मारा था। मैं यहाँ पर यह बताना भूल गया कि जब मैंने चारों बेट बंधवाई थी, उन्हें ऐसी जगह बंधवाया था जहां पर पास में मजबूत पेड़ थे, यानी कि मचान बनाने में कोई दिक्कत नहीं आनी थी, और दिक्कत आई भी नहीं। अब रुस्तम को थोड़ी दूर तक जाना था, क्योंकि जहां टाइगर ने बैल को मारा था वो जगह फार्म हाउस से दूर थी। तो रुस्तम अपने साथ वर्गीस, टॉर्च, कंबल, सैंडविचेज, चाय और क्या क्या नहीं लेके गया, सब कुछ लेके गया। और ये लोग ब्रिस्क वॉक करते हुए, यानी तेज चाल से चलते हुए गए, क्योंकि ये फार्म हाउस से निकले थे शाम को 4 बजे, और अंधेरा होने के पहले इन्हें मचान पर बैठना था। सेड्रिक और मैं यानी कि डोनाल्ड आराम से चलते हुए गए। हमारे साथ सैंडविच थी और पानी की बोतल। हमने कंबल ले जाना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि मौसम गर्म ही था। अब डोनाल्ड बोलते हैं कि मचान पर बैठना, देर तक बैठना बहुत ही थकाने वाला काम है, और बिना हिले डुले मचान पर बैठे रहना मुझे बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन मेरे ओल्ड मैन यानी कि मेरे पिताजी केनेथ एंडरसन हमेशा कहते हैं कि मचान पर बैठो और ऐसे बैठो जैसे किसी आदमी का पुतला रखा है, यानी हिलना डुलना बिल्कुल अलाउड नहीं है। अब मेरे पिताजी ऐसा कैसे कर लेते हैं मैं समझ नहीं पाता। मैं उनके साथ कई बार बैठा हूं मचान पर,
वो अपने पैर अपने नीचे समेट लेते हैं, आराम से बैठ जाते हैं, कभी पाइप पीते हैं, कभी चाय पीते हैं, और ऐसे उन्हें घंटों बैठा लो, वो बैठे रहेंगे। अब डोनाल्ड का कहना है कि मैं जब बैठता हूं, मुझे तो सारी समस्याएं उसी वक्त आके घेर लेती, जब मैं मचान पर बैठा होता। मैं अपने पैर अपने नीचे समेटता हूं तो मुझे झुनझुनी आ जाती है, कभी सुइयां चुभने लगती हैं, कभी सर में खुजली होने लगती है, कभी मेरे पीठ में दर्द होने लगता है, और तो और मक्खियां मुझे परेशान करती हैं। मच्छर पता नहीं क्यों मुझे ही ढूंढते हुए आ जाते हैं, और वो केवल काटते नहीं हैं, मेरी नाक में घुसने की कोशिश करते हैं, मेरे कान में घुस जाते हैं, और उनका एक ही इलाज है कि बेटा तू एक बार बैठ जा। और जैसे ही वो बैठता है, चटाक से एक चपत रसीद होती है, और वो मच्छर उठता नहीं, उड़ जाता है। लेकिन मेरे पिताजी इस बात के लिए मना करते हैं कि मच्छर को मत मारो, उससे टाइगर भाग जाएगा। लेकिन शायद मेरे पिताजी भूल जाते हैं कि मैं यंग हूं, वो बूढ़े हैं। शायद मेरा खून मच्छरों को ज्यादा पसंद है। दोस्तों, यहां मैं कहानी से हटके एक बात बता दूं। बहुत सारे लोग, आप लोग बोलते हो कि आजकल मैं बीच में कुछ बातें नहीं बताता। अचानक से मुझे एक बात याद आ गई। मच्छर अंधेरे में भी होंगे तो आपको ढूंढ लेते हैं। वो आपके पसीने की स्मेल से आते हैं, यानी कि फेरोमोन से। एक तरह का हार्मोन होता है, उससे उन्हें मालूम चल जाता है कि यहाँ पे इंसान है, भले ही बिल्कुल अंधेरा हो। तो मच्छर इस बात से नहीं काटते कोई जवान है कि बूढ़ा है। मच्छर इस बात से काटते हैं कि किसके पसीने की गंध ज्यादा आती है। जिसके पसीने की गंध ज्यादा आएगी, मच्छर भी उसे ज्यादा काटेंगे। तो कई बार यह हो सकता है कि 4 लोग बैठे हों, एक को मच्छर ज्यादा काटेंगे, बाकी 3 को कम। अब डोनाल्ड बोलते हैं, आप लोग तो समझ ही सकते हैं कि जो बूढ़े आदमी होते हैं, उन्हें यंग लोगों को सलाह देने में बड़ा मजा आता है। हालांकि जवानी में शायद उन्होंने भी वही गलतियां की होती। अब कैसे भी मचान पर बैठे बैठे शाम के 7 बज गए। वो मच्छर हम दोनों का खून पी रहे थे, यानी मेरा और सेड्रिक का। अब मैंने सेड्रिक को मना कर दिया था कि मच्छरों को थप्पड़ मत मारो। लेकिन जब 1-2 बार मैंने थप्पड़ मारे तो उसने मुझे कोहनी मारी कि सही है गुरु, दूसरों को ज्ञान देते हो और खुद वही हरकतें करते हो। अब पौने 8 बज चुके थे, तभी अचानक एक तरफ से एक साया नजर आया। लंबा सा साया था, अचानक से प्रकट हो गया था। और मैं आप लोगों को बताना भूल गया कि वो चांदनी रात नहीं थी, लेकिन तारों की रोशनी इतनी थी कि उसमें दिखाई दे रहा था। वहां पर इतनी रोशनी थी कि पेड़ भी नजर आ रहे थे, हिलती डुलती चीजें भी नजर आ रही थी। लेकिन जो बैल था वो नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि वो एकदम काला था। अब वो जो काला साया था, वो उसी तरफ जा रहा था जहां बैल था। उसके बाद हमने चेन की आवाज सुनी, फिर मांस को खाने की आवाज सुनी, हड्डियों को तोड़ने की आवाज सुनी। अब मैंने अपनी राइफल अपने कंधे पर लगाई, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। मेरी टॉर्च, जो कि राइफल की मजल पे लगी थी, पेड़ में अटक गई, और उसको निकालने में हल्की सी सरसराहट हो गई। एक जोरदार ग्राउल करी उस काले साए ने, और फिर वो काला साया जंगल की तरफ जाने लगा, हमारी बाईं तरफ से। अब वो काला साया गायब हो गया। करीब 10-15 मिनट बाद वो काला साया फिर प्रकट हुआ। अब की बार मेरे राइट हैंड साइड से प्रकट हुआ, और बिल्कुल मेरे पेड़ के नीचे ही था। अब मुझे चाटने की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था मेरे पेड़ के नीचे वो पैंथर उकड़ू बैठा है। अब की बार राइफल मैंने दुगनी सावधानी से उठाई, नीचे की तरफ उसका मुंह किया, टॉर्च का बटन प्रेस कर दिया। देखा, मुझसे केवल 20-25 गज की दूरी पर पैंथर कुत्ते की तरह बैठा था। पैंथर ने सिर उठाया, मेरी तरफ देखा, और मेरा बेस्ट फ्रेंड .432 मुझे कभी धोखा नहीं देता। गोली सीधे पैंथर को लगी। पैंथर साइड में लुढ़क गया। मुझे लगा खेल खत्म, पैसा हजम, लेकिन ऐसा नहीं था। वो पैंथर मरा नहीं था। वो फिर उठा,
और अचानक से पास की झाड़ियों में गायब हो गया। अब सेड्रिक, जो मेरे बगल में बैठ के ये सब देख रहा था, बहुत खुश था, बहुत ज्यादा उत्तेजित यानी कि एक्साइटेड था। वो बोला, चलो नीचे उतरते हैं और इस पैंथर को ढूंढने चलते हैं। मैंने कहा, पागल मत बनो, हम उसे ढूंढने सुबह जाएंगे। हम 1 घंटे तक उस मचान पर वहीं बैठे रहे, लेकिन अब मच्छरों से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। तो हमने डिसाइड किया कि चलो बंगले पर चलते हैं। पहले मैं नीचे उतरा, उसके बाद सेड्रिक ने मुझे राइफल पकड़ाई, फिर पकड़ाई पानी की बोतल, फिर नीचे उतरा सेड्रिक। आखिरी के जो 6 फीट बचे थे, सेड्रिक ने वहीं से छलांग लगा दी और उसके कूदने से जो थड़ की आवाज आई थी, उस आवाज को सुनते ही बिल्कुल हमारे नजदीक से जोरदार ग्राउल की आवाज सुनाई दी। मैं तेजी से उस तरफ घूमा, टॉर्च जल रही थी, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उसके बाद हम लोग कुछ कदम आगे बढ़े, लेकिन जो लेंटाना की झाड़ियां थीं, बहुत ज्यादा घनी थीं। उन झाड़ियों के अंदर कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था और उनके अंदर जाना सुरक्षित भी नहीं था। उसके बाद हम लोग उस जगह पे गए जहां वो पैंथर बैठा था, कुत्ते की तरह, और जहां उसे मैंने गोली मारी थी। हम चेक करने गए थे कि उसे खून निकला भी है कि नहीं। अब वहां पर खून के निशान नहीं थे। डोनाल्ड को लगा कि उनकी गोली मिस हो गई है, लेकिन सेड्रिक का कहना था कि गोली मिस नहीं हुई है, पैंथर को लगी है। लेकिन डोनाल्ड को अभी भी पूरा डाउट था। उन्होंने कहा, चलो फिर से मचान पे चढ़ के बैठते हैं, पूरी संभावना है कि थोड़ी देर बाद ये लेपर्ड फिर से वापस आए। लेकिन बाकी की रात बड़ी ही तकलीफ भरी थी। मच्छर थे, ठंड भी बढ़ गई थी। ये कंबल लेके आए नहीं थे कि रात गर्म है, लेकिन सुबह तो ठंडी थी। अब भोर हुई थी, ये लोग मचान से नीचे उतर आए। थोड़ी देर घास में बारी बारी से लेट के अपने शरीर की अकड़न मिटाई, स्ट्रेच किया, सूरज उगाया। इन्होंने सूरज को पूरी तरह से उगने दिया ताकि उजाला भी हो जाए, थोड़ी सी गर्माहट भी आ जाए। और उसके बाद इन्होंने डिसाइड किया कि चलो चलते हैं उस लेपर्ड को ढूंढने। अब जब हमने ढूंढना शुरू किया तो पहले तो मुझे खून के धब्बे मिले, फिर एक जगह बहुत सारा खून पड़ा मिला। अब डोनाल्ड की समझ में आ गया था कि लेपर्ड को गोली लगी ही नहीं है, गंभीर रूप से लगी है, उसकी चोट गहरी है और यहां पर उसने आराम किया है जहां पर बहुत सारा खून पड़ा था। अब यह बात क्लियर हो चुकी थी कि पैंथर ने उस वक्त भी हमला नहीं किया था जब सेड्रिक 6 फीट से कूदा था, थड़ की आवाज आई थी। वो सिर्फ गुर्राया था क्योंकि वो हमला करने लायक था नहीं। सुबह भी जब ये लोग स्ट्रेच कर रहे थे तो पैंथर, जो कि नजदीक में ही था, चाहता तो आ सकता था। अब सेड्रिक ने उस जगह की फोटो खींची क्योंकि सेड्रिक एक अच्छा फोटोग्राफर था और वो कभी भी किसी भी चीज की फोटो ले सकता था। अब जब डोनाल्ड और सेड्रिक ने आगे बढ़ना शुरू किया तो उन्होंने देखा करीब 100 गज की दूरी पर फिर से बहुत सारा खून पड़ा है। अब और पक्का हो गया था कि लेपर्ड गंभीर रूप से घायल है क्योंकि वो जरा सा बढ़ने पे थक जा रहा है और जहां वो लेट रहा है वहां पर बहुत सारा खून निकल रहा है। उसके बाद खून के निशान मिलने कम हो गए। या तो मांस उस घाव के ऊपर आ गया था या स्किन का कोई टुकड़ा या कोई मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से वो घाव कवर हो गया था और एक्सटर्नल ब्लीडिंग रुक गई थी। अभी आगे बढ़ते रहे। आगे फायर लाइन यानी कि फॉरेस्ट लाइन भी थी, उसमें चलते जा रहे थे। यहां वहां लेंटाना की झाड़ियों से झांक के भी देख रहे थे, लेकिन लेपर्ड का अता पता था नहीं। अब मैं करीब 100 गज और आगे बढ़ा। मुझसे 20 कदम की दूरी पर सेड्रिक था, अपना कैमरा लिए था कि तभी वो हुआ जो नहीं होना था। लेपर्ड किसी झाड़ी में लेटा हुआ था और मैं उसे देख नहीं पाया। मैं आगे बढ़ गया। लेपर्ड ने भी मुझे आगे जाने दिया और उसने मेरे ऊपर चार्ज कर दिया पीछे से। सेड्रिक करीब करीब उसी जगह पर था जहां से लेपर्ड ने चार्ज किया था और मुझे आश्चर्य इस बात का है कि उस लेपर्ड ने सेड्रिक को क्यों नहीं देखा, सेड्रिक पर क्यों हमला नहीं किया। ये मेरे लिए
एक ऐसा रहस्य रहेगा जिसका कभी मुझे जवाब नहीं मिलेगा। लेकिन ये बहुत अच्छी बात थी क्योंकि सेड्रिक के पास बंदूक नहीं थी। अच्छा हुआ जो उसने सेड्रिक पर हमला नहीं किया। इस बात का कारण एक ही समझ में आता है कि लेपर्ड ने मेरे ऊपर ध्यान केंद्रित कर लिया था और उसने मुझसे अपना ध्यान हटाया ही नहीं और इस वजह से वो सेड्रिक को नहीं देख पाया। जब उसने चार्ज किया तो ग्राउल भी किया, कफिंग ग्राउल, और आवाज सुन के मैं स्प्रिंग की तरह उछला, पीछे घूमा। मैंने उस लेपर्ड को आते हुए देख लिया और रात को जो मैंने गोली मारी थी वो उसके अगले पैर पे लगी थी। वो अगले पैर को घसीटता हुआ आ रहा था। मैंने जल्दी से राइफल को अपने बाएं कंधे पे लगाया। ये वही कंधा है जिस पर बंदूक लगा के मैं शिकार करता हूँ या गोली चलाता हूँ। मैंने राइफल का ट्रिगर दबा दिया। गोली सीधे चेस्ट पे लगी। लेपर्ड गिर गया। अभी भी जोर जोर से आवाजें निकाल रहा था और मुझे इतना टाइम मिल गया कि मैं एक गोली और मार सकूं। तब मुझे ध्यान आया कि सेड्रिक पैंथर के एकदम पीछे है। जहां मैं गोली चला रहा हूं उसी डायरेक्शन में है। अगर निशाना जरा सा भी चूकता तो गोली सेड्रिक को लग जाती। हालांकि सेड्रिक को इस बात का आभास भी नहीं था। वो तो खुशी के मारे नाच रहा था क्योंकि आया था लेपर्ड की झलक पाने। यहां तो उसने बहुत कुछ देख लिया था, लेकिन क्योंकि वो अपने कैमरे को लेके सजग रहता है, वो उस टाइम भी फोटो खींच रहा था और किस्मत से ऐसी फोटो खींच ली थी उसने जो कि देखने लायक थी। यानी कि मैं निशाना लेके खड़ा हूं, लेपर्ड मेरे ऊपर अटैक कर रहा है और इस बात की फोटो कैमरे में आ गई थी। और मुझे आज भी आश्चर्य होता है कि निहत्था सेड्रिक जिसके बगल में लेपर्ड है उसने फोटो कैसे खींच ली, क्योंकि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 100 में से 99 आदमी वापस भाग जाएंगे। फोटो लेना तो दूर की बात है। इसका जवाब यही है कि सेड्रिक फोटोग्राफी का दीवाना है और जब उसे फोटोग्राफी करने का मौका आता है तो वो दुनियादारी भूल जाता है। यानी कि मस्त राम मस्ती में, आग लगे बस्ती में। बाद में सेड्रिक ने बताया कि उसने कैमरा उस तरफ मोड़ दिया था, शटर का बटन दबा दिया था। उसे यह नहीं मालूम था कि वो कर क्या रहा है। जो भी हो रहा था बस हो ही रहा था। जब हम फॉरेस्ट बंगलो पहुंचे, फॉरेस्ट बंगलो में रुस्तम और वर्गीस पहले से मौजूद थे। रात के 2 बजे तक वो बैठे थे मचान पे। मच्छर बुरी तरह से काट रहे थे, उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था और शायद वो जो डांस कर रहे थे मच्छरों की वजह से, उसकी वजह से टाइगर भी नहीं आया था। तो इन्होंने डिसाइड किया कि वापस चलते हैं भैया, हमसे ना हो पाएगा। हम सुबह 9 बजे बंगले में उस पैंथर को लेके आए। 1 घंटे बाद उसकी खाल उतारी। देखा ये बहुत बड़े साइज का पैंथर था। नोज टू टेल इसकी लंबाई थी 7 फीट 8 इंचेस। अब हमने लंच किया। उसके बाद मैंने रुस्तम से कहा कि चलो उसी जगह चलते हैं देखने जहां टाइगर ने शिकार किया था। और बीच में जब तक हम पैंथर की खाल उतार रहे थे, वर्गीस ने आदमी भेज दिए थे ये पता करने के लिए बाकी के जो 2 बछड़े थे यानी कि बेट, वो जिंदा हैं कि मार दिए गए। और मालूम चला कि वो जिंदा है। वहां जाकर हमने देखा कि टाइगर सुबह आया था, या फिर वो रुस्तम को देख रहा था, या उसे आभास हो गया था कि यहाँ कोई बैठा है। जब रुस्तम लोग चले गए और उसे लगा कि लाइन क्लियर है, कोई डर की बात नहीं है, तो आया और 3/4 बुल को उसने खा लिया था। अब रुस्तम ने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वो इस टाइगर को मार के ही रहेगा और मचान पर बैठेगा। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने वर्गीस से बोला, एक बेट और मंगवा लो। उसने बाजार से एक बछड़ा और मंगवा लिया और जहां पर यह बैल मरा हुआ पड़ा था उससे करीब 20-25 कदम की दूरी पर वो नया बैल भी हमने बांध दिया। अब डोनाल्ड को लगा था कि टाइगर शायद नए बैल को मार दे जब वो यहां पर आएगा, क्योंकि जो बैल वो खा चुका है उसमें बहुत ज्यादा कुछ बचा नहीं है। 2 दिन से सड़ रहा है, बहुत बुरी बदबू आ रही है। हालांकि रुस्तम इस प्लान के खिलाफ था। उसका कहना था कि जब टाइगर एक जिंदा बैल को देखेगा उस जगह पर जहां उसने बैल को मारा था तो वो चौंक जाएगा, वापस लौट जाएगा।
लेकिन मेरा ये मानना था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, वो बैल को मारेगा और खाएगा। अब शाम के 5:30 बजे मैं, रुस्तम और सेड्रिक उस मचान पर चढ़ के बैठ गए। हमने हरी पत्तियां मंगा ली थी ताकि उसके पीछे हम छिप सकें, क्योंकि पुरानी पत्तियां सूख गई थी। अब तय यह हुआ था कि पहला शॉट मारेगा रुस्तम। अगर वो चूक गया तो दूसरा शॉट मारूंगा मैं। सेड्रिक ने अपने कैमरा में फ्लैश बल्ब लगा लिया था और वो बड़ा एक्साइटेड था फोटो खींचने के लिए। अब जल्दी ही फिर से आसपास के तालाबों से मच्छर आ गए। उन्हें मालूम चल गया कि खाना खजाना आ गया है। लेकिन हम परेशान तो हो रहे थे, लेकिन आज हम उतरने वाले नहीं थे। रुस्तम ने भी दृढ़ निश्चय कर लिया था, करो या मरो, या तो मारूंगा तो टाइगर मारूंगा, मच्छर नहीं मारूंगा। अब 8 बजे, 9 बजे और 10 भी बज गए। अभी तक टाइगर नहीं आया था। लेकिन थोड़ी देर बाद टाइगर की मॉर्निंग साउंड यानी कि कराहने की आवाज पहाड़ी की तरफ से आई, जहां से वो नीचे उतर रहा था। करीब 45 मिनट के बाद एक काकड़ यानी कि बार्किंग डियर ने अलार्म कॉल दी। अब हमें मालूम चल चुका था कि टाइगर आ रहा है और यहीं आ रहा है। हम लोग बहुत ज्यादा खुश थे, बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। अब इस मचान के पास बहुत ज्यादा अंधेरा था। कल रात को जो मेरा मचान था वहां पर इतना अंधेरा नहीं था। कारण यह था, यहाँ बांस के घने झुरमुट थे। मैंने रुस्तम से बोल दिया था कि तब तक गोली मत चलाना जब तक टाइगर या तो नए बैल को मार ना दे या फिर पुराने बैल पर आके खाना ना शुरू कर दे। नया बैल सफेद रंग का था, हल्का हल्का दिखाई दे रहा था। अब वो बैल छटपटा रहा था अपने पैर को, उसके पैर जो कि खूंटे से बंधे थे उन्हें झटका दे रहा था। यानी कि उसे भी मालूम चल चुका था टाइगर आ रहा है और शायद उसकी मौत आ रही है। तभी एक वुफ की आवाज आई और टाइगर ने उस नए बैल पर हमला कर दिया। रुस्तम खुशी के मारे झूम रहा था या एक्साइटमेंट की वजह से कांप रहा था। मैंने उसके कंधे पे हाथ रखा कि ये सब हरकतें मत करो, चुपचाप शांत बैठो। अब उस बैल के गला चौक होने की आवाज आई, तभी उसे गर्दन की हड्डी टूटने की आवाज आई। अभी भी मैंने अपनी ग्रिप रुस्तम के कंधे पे बनाई हुई थी, यानी कि हिलना नहीं है, डुलना नहीं है। उसके बाद जब टाइगर ने बैल के पिछले हिस्से को चीर दिया, क्योंकि टाइगर हमेशा जानवर को पीछे से ही खाता है और उसकी आंतें निकाल के बाहर फेंक देता है। अब हमें उसकी मेम्ब्रेन्स की खींचने की आवाज आने लगी, यानी टाइगर आंतों को बाहर खींच रहा था। अब मैं समझ चुका था कि टाइगर शिकार को खाने में बिजी है। अब वो वक्त आ चुका है जब शिकारी खुद शिकार बन जाए, यानी कि टाइगर जिसने कि बैल का शिकार किया है अब खुद शिकार होने वाला था। मैंने अपनी ग्रिप रुस्तम के कंधे से हटा दी। ये उसको इशारा था कि लगाओ निशाना, मार दो गोली। अब रुस्तम ने निशाना लिया, मैंने भी निशाना लिया। करीब 10 सेकंड के बाद मैंने अपनी टॉर्च जो कि राइफल पर लगी थी उसे जला दिया। रोशनी टाइगर के ऊपर पड़ी। वो अचानक से मुड़ा, उसने हमारी तरफ देखा। अब मैं देख रहा था कि रुस्तम गोली क्यों नहीं चला रहा है और मुझे लग रहा था ये गोली चलाएगा कि नहीं। तभी रुस्तम ने अपनी बैरल की टॉर्च भी जला दी। अब 2 टॉर्च जल रही थी और उसके बाद और मैं अपनी गोली चलाने ही वाला था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि रुस्तम फायर करेगा नहीं। तभी जंगल 2 बंदूक के धमाकों से गूंज उठा। रुस्तम ने अपनी .400 450 चला दी थी। एक के बाद एक दोनों बैरल खाली कर दी थी। अब बंदूक के धमाके का इम्पैक्ट इतना था, रुस्तम थोड़ा पीछे हट गया, लेकिन रुस्तम का निशाना सही लगा था। टाइगर की गर्दन में गोली लगी थी। वो थोड़ा सा आगे झुका, गिर गया। उसके बाद उसने अपने पैर छटपटाए, थोड़ी देर तक पूंछ को हिलाता रहा और उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। रुस्तम ने अपना पहला टाइगर मार दिया था। हम आधे घंटे तक बैठे रहे। उसके बाद जब ये श्योर हो गया कि ये टाइगर मर गया है, तब हम नीचे उतरे। टॉर्च अभी भी जल रही थी, लेकिन टाइगर के अंदर कोई भी हरकत नहीं थी। जब हमने एग्जामिनेशन किया, रुस्तम खुशी के मारे नाच रहा था। ये बहुत बड़ा मेल टाइगर था, जिसकी की नोज टू टेल लंबाई थी 9 फीट 4 इंचेस। अब उसके बाद जब हम बैंगलोर की तरफ जा रहे थे, हम लोग बहुत ज्यादा खुश थे।
रुस्तम को टाइगर मिल गया था, मुझे वो लेपर्ड मिल गया था जिसको कि मारने के लिए मैं गया था, और सेड्रिक, उसे बेहतरीन फोटोग्राफ्स मिल गए थे। सेड्रिक बार बार बोल रहा था कि उसने वो फोटो खींच ली है जिसमें लेपर्ड मेरे ऊपर हमला करने वाला था। शायद थोड़ी ही देर में मुझे बुरी तरह से रौंद देता, लेकिन एक बात वो भूल रहा था कि इस बात की भी संभावना थी कि वो लेपर्ड निहत्थे सेड्रिक को रौंद देता। अब मैं वापस लौटा। मैंने डैड को यानी केनेथ एंडरसन को सारी घटना बताई और उस बारे में भी चर्चा हुई कैसे सेड्रिक लेपर्ड से ही बचा था और मेरी गोली से ही बचा था। और जब वो फोटोग्राफ मेरे डैड यानी केनेथ एंडरसन ने देखा तो वो थोड़ा नाराज हुए। बोले तुमने दो गलतियां की। बाद में मुझे भी उन गलतियों का एहसास हुआ। बोले तुम शिकार पर थे, जानवर को ढूंढने जा रहे थे, तुमसे वो अंडर ग्रोथ में छिपा हुआ पैंथर मिस कैसे हो गया? पहली गलती। दूसरी गलती, ठीक जहां तुम गोली चला रहे हो उसके पीछे एक इंसान खड़ा है, बिल्कुल बंदूक के सामने। तुम्हें गोली नहीं चलानी चाहिए थी क्योंकि एक इंसान की जान जा सकती थी। हालांकि भाग्य नौसिखियों को कई मौके देता है और शायद उन्हीं मौकों में से एक मौका यह भी था। तो दोस्तों, इस तरह से एंड हुई ये स्टोरी। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।